वेलकम गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं सियाराम आपका स्वागत करता हूं फॉर्मूलेटर के इस धमाकेदार मंच पर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग जो है स्मिथ चार्ट के बारे में पढ़ रहे थे। ओके, तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने स्मिथ चार्ट के बारे में कुछ स्टेप्स हम लोगों ने डिसाइड किए थे। तो स्टेप 1 के बारे में हम लोग क्लियर कर चुके थे कि रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट या वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो या नॉर्मलाइज इंपेडेंस, इन सब का यूज हम किस तरीके से करेंगे और कैसा इनका बिहेवियर रहने वाला है। स्मिथ चार्ट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वहां पे निकल के सामने आए थे। उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिकॉल रखना, हमेशा याद रखना। पहला पॉइंट ये था कि स्मिथ चार्ट का जो सबसे आउटर सर्कल होता है वहां पे आपके रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का मैग्नीट्यूड 1 होता है। सही बात है, मतलब पूरी की पूरी पावर क्या होती है, रिफ्लेक्टेड होती है। रिफ्लेक्शन पावर के या स्मिथ चार्ट का जो सेंटर होता है उस सेंटर पे रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू 0 होती है। मतलब कोई भी पावर वहां से रिफ्लेक्शन नहीं होती है, रिफ्लेक्टेड नहीं होती है। पूरी की पूरी पावर क्या होती है, ट्रांसफर होती है। ठीक है। पॉइंट नंबर तीसरा जो आपको याद रखना है कि अगर स्मिथ चार्ट के सेंटर को अगर सेंटर ऑफ द सर्कल मान के अगर एक सर्कल ड्रॉ किया जाए तो उस सर्कल के ऊपर रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का मैग्नीट्यूड हमेशा सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है। एंड सेकंड थिंग, उस सर्कल को हम लोग स्टैंडिंग वेव रेशियो का सर्किल कहा जाता है, क्योंकि उस पूरे के ऊपर स्टैंडिंग वेव रेशियो हमेशा कांस्टेंट पाया जाता है। क्लियर है कहानी? ओके। अब नेक्स्ट थिंग, स्टेप नंबर 2। अब स्टेप नंबर 2 क्या है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। देखो बेटा, मैं इधर लिख देता हूं, ठीक है ना, ये ज्यादा क्लियर रहेगा। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 था हमारा कांस्टेंट रेजिस्टेंस, कांस्टेंट रेजिस्टेंस सर्कल। ठीक है, तो अब हम स्मिथ चार्ट बनाने जा रहे हैं। ध्यान से समझना, कांस्टेंट रेजिस्टेंस सर्कल का क्या मतलब है। जैसे मान लो मैंने कोई नॉर्मलाइज इंपेडेंस लिखा, ठीक है। अब इस नॉर्मलाइज इंपेडेंस को मैंने लिखा कि समथिंग इट्स आर प्लस जे ऑफ एक्स, ऐसा ही फॉर्म में होता है। ठीक है। अब मैं ये मान के चल रहा हूं कि रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसी है, कांस्टेंट है। ठीक है। अगर मैं इस आर को क्या कर दूं, कांस्टेंट कर दूं। किसको कांस्टेंट किया है मैंने, आर को कांस्टेंट किया है। क्या एक्स को कांस्टेंट कर रहा हूं क्या मैं यहां पे, नहीं है। मतलब यहां पे जो एक्स है वो एक्स मेरा वेरिएबल है। एक्स क्या करेगा, वेरी करेगा। 1 2 3 4 5 7 8 कुछ भी वैल्यू हो सकती है एक्स की, पर मैंने आर को कांस्टेंट कर दिया। आर की वैल्यू लाइक 1 0.2 0.6 5 जो भी रहेगी, एक फिक्स वैल्यू रहेगी। ठीक है। तो किस तरीके से इसका सर्कल को हम ड्रॉ करते हैं, ध्यान से समझना। देखो स्मिथ चार्ट कुछ ऐसा होता है, ठीक है ना। जैसे सपोज दैट इसके 2 पॉइंट होते हैं, मान लो एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट कहीं यहां पे है। एक मैंने सेंटर मान के पूरा का पूरा एक मैंने क्या किया है, एक सर्कल बनाया है। इट्स लाइक ए यूनिट सर्कल। कैसा होता है ये, एक यूनिट सर्कल होता है। ध्यान से समझना, ये कुछ इस तरह का एक सर्कल है। ठीक है, ये मैंने स्मिथ चार्ट की आउटर पेरिफेरी बनाई है। देखो एक्चुअली स्मिथ चार्ट कैसा होता है मैं आपको समझाता हूं, थोड़ा सा ध्यान से समझिए। जैसे मान लो ये एक कोई पेज है मेरे पास, ठीक है। इसको मैं एक सिंगल पेज निकाल लेता हूं, ठीक है। मान लो ये एक पेज है मेरे पास, समझ गए, ये एक पेज है। अब इस पेज को अगर मान लो मैं इस तरीके से फोल्ड करूं, लाइक एक कोन, ठीक है। एक कोन के जैसे अगर मान लो मैंने इसको ऐसे फोल्ड कर दिया, ठीक है। ये फोल्ड हो गया, पूरा का पूरा कोन दिख रहा है आपको, ठीक है। अगर इसको आप देखो और इसके ऊपर आप क्या बनाना शुरू करो, सर्कल बनाना शुरू करो। कि मान लो ये आपका ये सबसे ऊपर वाला, इसको मैं थोड़ा फोल्ड कर देता हूं, इट्स लुकिंग लाइक दिस। ओके, ये मान लो आपका आउटर सरफेस है, ये स्मिथ चार्ट का ये बाहर वाला सबसे बड़ा ही बड़ा सर्कल है, ठीक है ना। इसके अंदर फिर एक सर्कल है, फिर उसके अंदर है, फिर उसके अंदर है, फिर उसके अंदर है, जाते जाते यहां सेंटर तक सर्कल ही सर्कल बने हुए हैं, ठीक है ना। तो इसके 2 एंड पॉइंट है, एक एंड पॉइंट है ये वाला, दूसरा एंड पॉइंट है ये वाला। तो जब आप यहां से इसको विजुलाइज करोगे, ठीक है ना, इट जस्ट नॉट लाइक ए कॉन, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ये अगर आप इसको यहां से विजुलाइज करोगे तो ये आपको ऐसे इन्फिनिटी तरीके से, ये छोटा मोटा नहीं है, ये बहुत लंबा है, इन्फिनिटी है, ठीक है ना। इन्फिनिटी तक कोई क्या है, कौन है। जब आप बाहर से देखोगे तो जो आपके पास में रहेगा वो आपको सबसे बड़ा दिखेगा, उसके बाद वाला और छोटा, फिर और छोटा, फिर और छोटा। इन्फिनिटी वाला तो आपको दिखाई भी नहीं देगा। भाई ये कुछ ऐसा सीन हो गया जैसे हम लोग जब खड़े होके एक धरातल पे जब आसमान को देखते हैं, ठीक है ना,
तो हमारे ऊपर आसमान हमको बहुत ऊंचा दिखाई देता है, लेकिन जब देखते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि ये दूर कहीं जाके धरती से मिल रहा है, दूर कहीं जाके धरती से मिल रहा है। लेकिन अगर हम जाते जाए तो क्या कभी हमें कोई ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां वो धरती से टच हो रहा होगा? क्या मिलेगा? नहीं मिलेगा। लेकिन हम देखेंगे इन ए विजुअलाइज वे में तो हमें ऐसा लगेगा कि कहीं जाके धरती से टच हो रहा है। तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं कि जस्ट एन ए इंफिनिटी। क्या बोलते हैं कि भाई इंफिनिटी वे में है, मतलब बहुत लंबा है, इंफिनिटी में जाके कहीं पे जाके क्या हो रहा होगा? टच हो रहा होगा। सही बात है। तो जिसको हम कभी कैलकुलेट नहीं कर सकते, जिसको हम ये मानते हैं कि एक बहुत बड़ी वैल्यू है, क्या मानते हैं कि एक बहुत बड़ी वैल्यू है, उसको हम बोलते हैं जस्ट लाइक एन इंफिनिटी। क्या बोलते हैं? जस्ट लाइक एन इंफिनिटी, की वो एक इंफिनिटी वाला सीन है, हम उसको विजुअलाइज नहीं कर सकते। परफेक्ट है, बिल्कुल। तो इसी तरीके से स्मिथ चार्ट में भी 2 पॉइंट डिफाइन किए जाते हैं। कौन कौन सा? समझना। इसका जो एक पॉइंट, मान लो अगर इस स्मिथ चार्ट को मैं इस तरीके से क्या कर दूं? डिवाइड कर दूं, ठीक है ना? समझना, एक एक पॉइंट को क्लियर है, ध्यान से समझना। तो इसमें हम 2 पॉइंट डिफाइन करते हैं। मान लो एक ये पॉइंट मैंने डिफाइन कर दिया, एक ये पॉइंट मैंने डिफाइन कर दिया। मान लो विजुअलाइज कुछ इस तरीके से कि मैं इधर से इसको देख रहा हूं। किधर से देख रहा हूं बेटा? इधर से देखना शुरू कर रहा हूं, इधर से देख रहा हूं। तो ये मेरे नजदीक है बिल्कुल, तो इसकी डिस्टेंस मान लो समथिंग लाइक 0। ये मेरे से इंफिनिटी टाइम्स ऑफ दूर है, बहुत दूर है। अब क्या है? एक ट्रांसमिशन लाइन है, ऐसा कुछ समझ लो। यहां से अगर आप देखना शुरू कर रहे हो तो इन्फिनिटी पे जाके अगर आप कोशिश करोगे कि वहां पे आपका इंपेडेंस कितना है या कैसा बिहेवियर है, तो आप बोलोगे सर बहुत सारे रेजिस्टेंस पैरेलल में या सीरीज में लगते आगे जा रहे हैं। अब आगे जा रहे हैं, अगर छोटी छोटी वैल्यू को भी जोड़ोगे तो इन्फिनिटी लॉन्ग पे तो उनकी वैल्यू कितनी हो जाने वाली है? इन्फिनिटी हो जाने वाली है। परफेक्ट है कि नहीं है? बिल्कुल सही है। मतलब ये वाला पॉइंट उस केस को डिफाइन कर रहा है जहां पे आपका इंपेडेंस जो रहेगा वो आपका कैसा हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। मतलब इट्स अ विजुअलाइज वे इन ए इन्फिनिटी वे। ओके। और जब एक इंपेडेंस या एक बिहेवियर जब इन्फिनिटी होता है तो हम उसका बिहेवियर अपने हिसाब से जब पढ़ने की कोशिश करते हैं तो हम उसको मान लेते हैं कि इट्स बिहेव लाइक ए ओपन सर्किट। कैसा मानते हैं? ओपन सर्किट। मतलब यहां की वैल्यूज को हम लोग विजुअलाइज नहीं कर सकते हैं। ऐसा समझ लो कि ये एक कोई बहुत दूर वाली वैल्यू है, तो यहां से हम कुछ विजुअलाइजेशन नहीं करेंगे, ये अप्रोक्सीमेट फिनोमेना रहेगा। ओके। तो इट्स लाइक ए ओपन सर्किट। जहां पे मैं खड़ा हुआ हूं वहां पे तो कोई इंपेडेंस नहीं है, क्योंकि यहां से तो कहानी शुरू ही हो रही है। ओके। तो इन दिस पॉइंट एट इंपेडेंस इज 0 लाइक z ऑफ l समथिंग लाइक लुकिंग लाइक 0। मतलब ये जो बिहेवियर है, ये बिहेवियर है समथिंग लाइक शॉर्ट सर्किट। कैसा बिहेवियर है? शॉर्ट सर्किट। तो इट जस्ट लाइक ए ओपन सर्किट, इट जस्ट लाइक ए शॉर्ट सर्किट। और ये दोनों जो पाए जाएंगे वो कहां पाए जाएंगे? आउटर सरफेस ऑफ द स्मिथ चार्ट। कौन सा बेटा? आउटर सरफेस, जो बाहर वाला होगा। ठीक है। तो मैंने एक लाइन बोली थी प्रीवियस क्लास में, मैंने ये बोला था कि जो सबसे आउटर सर्किट होता है किसका? स्मिथ चार्ट का। उस स्मिथ चार्ट के लिए रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा कितना होता है? 1 होता है। इट मींस इस पे से पूरी पावर क्या करेगी? रिफ्लेक्ट करेगी। समझ में आया? इस पे से पूरी पावर क्या करेगी? रिफ्लेक्ट करेगी। अब अगर इस पूरे चार्ट को अगर मैं इसका एक सेंटर डिफाइन करूं, बेटा क्या डिफाइन करूं? एक सेंटर डिफाइन करूं, जहां से मैंने इस सर्कल को मान लो क्या किया है? ड्रॉ किया है, क्योंकि ये सबसे मेरे पास है। ठीक है ना? इट्स लुकिंग लाइक कोन। ठीक है। तो अगर आप यहां से देखोगे तो ये आपको परफेक्ट सर्कल दिखेगा। अंदर के जो सर्कल है ना वो आपको सर्कल जैसे नहीं दिखेंगे, ऐसे दिखेंगे, कुछ लंबवत टाइप में। समझ गए? मतलब कुछ कोन की तरह दिखेंगे, क्योंकि इंफिनिटी वे है ना बेटा, तो लंबा चौड़ा है। समझिए? तो इट्स लुकिंग लाइक ए जस्ट सर्कल। अब मान लो ये एक यूनिट सर्कल है, मैंने एक यूनिट सर्कल बनाया, ये इसका क्या है? सेंटर है। मतलब इसका जो सेंटर है वो 1 के आसपास है। मान लो ये इसका सेंटर है, ये कहां पे है? 1,0। मतलब ये पॉइंट होता है, ये होता है आपका 1,0। मतलब ये 1 को डिफाइन कर रहा है। ओके। अब अगर इसको मैं ब्रेकआउट करूं, तो ध्यान से समझना, अगर मैं इसको ब्रेकआउट करूंगा तो ये 4 पॉइंट यहां पे डिफाइन होंगे। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये वाला और ये वाला। इन पॉइंट को ध्यान से समझ लीजिए। ये आउटर सरफेस है। ठीक है ना? ये समझ में, अंदर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा जब मैं इसको पूरा बनाऊंगा। एक एक चीजों को समझते हुए चलिए। 3 पॉइंट फिक्स डिफाइन किए। पहला पॉइंट, इट्स डिफाइन लाइक ए इंफिनिटी। इट मींस अगर हम इसको पढ़ेंगे तो जस्ट लाइक एन ओपन सर्किट। समझ गए? सेकंड वन, दिस, यहां से शुरुआत कर रहे हैं। इट जस्ट बिहेव लाइक ए शॉर्ट सर्किट बिकॉज इंपेडेंस बिहेवियर इज 0। परफेक्ट है? ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। इस पॉइंट पे देखूं, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू 1 होगी बिकॉज फॉर ए ओपन सर्किट बिहेवियर एंड सेम जस्ट लाइक ए शॉर्ट सर्किट बिहेवियर,
मेरा जो सिस्टम होता है उसका रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट 1 होता है और पूरी पावर को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। तो मैंने क्या बोला था, अगर स्मिथ चार्ट के सेंटर को, ये सेंटर है 1, अगर इसको सेंटर मान के मैं एक सर्कल बना दूं, इसको सेंटर मान के मैंने एक सर्कल बनाया, बिल्कुल परफेक्ट है। इसको सेंटर मान के अगर मैं एक सर्कल बना दूं तो उस सर्कल के ऊपर रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट कांस्टेंट रहता है, मतलब इस पूरे के ऊपर रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट कांस्टेंट है। समझिए, ये यहां पे मैंने कांस्टेंट रेजिस्टेंस सर्कल की बात नहीं की है, मैंने बात की है आउटर सरफेस ऑफ द सर्कल। परफेक्ट है। ये यहां पे मैंने 1 क्यों लिखा है वो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, आगे जाके टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सही है, ओके। अब समझिए, तो अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट हुआ तो इट्स आल्सो बिहेव लाइक ए सर्कल। सर सर्कल क्यों होगा, बिकॉज बेटा इट्स आल्सो एक कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो r प्लस जे ऑफ x है, परफेक्ट है ना। अगर आप इसको भी देखोगे तो यू कैन से कि z जो होगा वो आपका समथिंग ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मलाइज इंपेडेंस e की पावर आयोटा ऑफ थीटा, ठीक है ना। लेकिन इसमें जो वेरी कर रहा है वो ये भी वेरी कर रहा है, ये भी वेरी कर रहा है, लेकिन किसकी वजह से, ड्यू टू दिस x, बिकॉज x इज वेरिएबल, r इज नॉट ए वेरिएबल। तो सर क्या मैग्नीट्यूड वेरी कर सकता है क्या, बेटा बिल्कुल वेरी कर सकता है। क्या e की पावर आयोटा थीटा चेंज कर सकता है क्या, बिल्कुल चेंज कर सकता है। बट कांस्टेंट क्या बना रहेगा, कांस्टेंट बना रहेगा r। क्या बना रहेगा, r। तो देखो ये इन्फिनिटी है, इसका बिहेवियर हमें समझ में नहीं आ सकता। जैसे मान लो मैंने एक सर्कल बनाया, मैं यहाँ पे कई सारे सर्कल क्या कर रहा हूँ, ड्रॉ कर रहा हूँ। आप चीजों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, ठीक है ना। ये आपको एग्जैक्टली सर्कल नहीं दिखेंगे, ठीक है ना, बट ये है सर्कल। अभी एग्जैक्टली सर्कल क्यों नहीं दिखेंगे, बिकॉज यहां से थोड़ा सर्कल दिखेगा, यहां से फिर लंबा लंबा सा दिखेगा, बिकॉज इट्स इन्फिनिटी। भाई इन्फिनिटी पे जा रहा है ना, हाँ। तो एक परफेक्ट सर्कल भी आपको सर्कल नजर नहीं आएगा। अब देखो यार, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है ना, आप सिर्फ समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से करना, ओके, ठीक है। ये देखो डिजिटल बोर्ड हमारे पास है नहीं, पर इसमें भी मैं आपको फिक्स पूरा समझाने की कोशिश करूंगा। समझिए, मान लो ये एक सर्कल है एंड दिस विज माई अनदर सर्कल, ठीक है। मान लो ये इस 1 से क्रॉस होता हुआ आ रहा है, ये कुछ ऐसा, ओके। अनदर सर्कल, ओके। आप लोग अच्छे से ड्राइंग कर लेना, ठीक है ना। 3 बना दिए, और भी बनाना चाहो आप और भी बना सकते हो। समझ गए, ओके। अब देखो ये जो सर्कल होते हैं, ये सर्कल कहलाते हैं आपके कांस्टेंट रेजिस्टेंस सर्कल। कौन से कहलाते हैं बेटा, कांस्टेंट रेजिस्टेंस सर्कल, ठीक है। अब इनकी खास बात क्या है, इनकी खास बात ये है कि सपोज दैट यहां पे ये वैल्यू 1 को डिफाइन कर रही है, ठीक है। अगर 1 से आप इधर जाओगे, ये z इंफिनिटी को दिखा रहे हैं, तो मतलब इधर वैल्यू इंपीडेंस की बढ़ रही है, इधर वैल्यू कम है, मतलब यहां 0 से शुरू हो रही है, इधर जाते जाते वैल्यू बढ़ती हुई जा रही है, समझना, ठीक है ना। तो अगर आप इस इंपीडेंस को डिफाइन करोगे तो ये 0 और 1 के बीच में कुछ रहने वाला है, ठीक है ना। सपोज दैट लाइक ये आपका 0.3 है, ठीक है। ये मान लो आपका 0.2 है, ये मान लो आपका 1 है, ये है मान लो आपका 2, ठीक है। तो ये 0.3, 0.2, 1, 2 ये मैंने जो डिफाइन किया है, ये मैंने किसकी वैल्यू डिफाइन किया है, रेजिस्टेंस की वैल्यू डिफाइन किया है। इसका ये मतलब है कि ये जो सर्कल है, इस सर्कल के इस पॉइंट पे रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 है, यहां देखोगे तो भी रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 है, इस पॉइंट पे देखोगे तो भी रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 है, यहां देखोगे तो भी रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 है, यहां देखोगे, यहां देखोगे, यहां देखोगे, इन हर जगह पे रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 ही पाई जाएगी। हाँ, x की वैल्यू अलग अलग हो सकती है, रिएक्टेंस की वैल्यू अलग अलग पाई जा सकती है। समझ में आ गया। तो आपको स्मिथ चार्ट में जो ऐसे वाले सर्कल दिखेंगे, कैसे वाले, इस तरह के, इस टाइप के जो सर्कल दिखेंगे, वो सर्कल आपके कांस्टेंट रेजिस्टेंस को डिफाइन करते हैं। मतलब अगर ऐसा सर्कल दिखा और यहां पे लिखा हुआ है 2, तो इसका मतलब इस पूरे सर्कल के हर एक पॉइंट पे रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 है। समझ गए। यहां लिखा हुआ है 1, ऐसा सर्कल है, इस 1 वाले से गुजर रहा है, यहां देखना, यहां मत देखना, यहां से तो सभी गुजरेंगे क्योंकि ये तो इंफिनिटी पॉइंट है। समझ गए। तो हर सर्कल इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, उस पर ध्यान मत देना। देखो यहां से ये पूरा जाएगा तो इसका मतलब इस पूरे सर्कल के ऊपर रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 है, इस पूरे सर्कल के ऊपर रेजिस्टेंस की वैल्यू 0.2 है,
इस पूरे सर्कल के ऊपर रेजिस्टेंस की वैल्यू 0.3 है। समझ में आ गया? तो इन सर्कल्स को बोला जाता है कांस्टेंट रेजिस्टेंस सर्कल। तो ऐसे सर्कल आपको दिखाई देंगे। क्लियर है ना? तो स्टेप 2, कांस्टेंट रेजिस्टेंस सर्कल कैसे दिखते हैं? ऐसे दिखाई देते हैं। कहानी क्लियर हुई? ओके। अब इसको थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड करता हूं मैं। इसी में ये अब तक जितने पॉइंट बनाए सारे माइंड में फीड होने चाहिए, ठीक है ना? भूल मत जाना एक भी। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, स्टेप नंबर 3, ठीक है ना? ओके, स्टेप नंबर 3, दैट इज कॉल्ड योर कांस्टेंट रिएक्टेंस सर्कल। कांस्टेंट रिएक्टेंस सर्कल। सर कांस्टेंट रिएक्टेंस का क्या मतलब हुआ भाई? ये मतलब मान लो सेम आपका नॉर्मलाइज कोई इंपीडेंस है, आपने लिखा R प्लस जे ऑफ एक्स, ठीक है ना? तो इसमें यह होना चाहिए कि आपका R जो है वो वेरी कर सकता है, बट योर X जो है वो हमेशा कैसा रहना चाहिए? कांस्टेंट रहना चाहिए। भाई X की वैल्यू कांस्टेंट रहना चाहिए, सही है ना? तो हमारे जो स्मिथ भाई साहब थे उन्होंने इसको भी ड्रॉ किया। उन्होंने कैसे ड्रॉ किया? उन्होंने बोला कि सर्कल में जब आप देखोगे, किसमें देखोगे? इस स्मिथ चार्ट में जब आप देखोगे तो आपको इस तरह के हाफ सर्कल और नजर आएंगे। किस तरह के? समझिए, इस तरह के, ठीक है ना? स्मिथ चार्ट में देखने पे क्या किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ये इस चीज को आप समझ लीजिए, ठीक है? आपको इस तरह के हाफ सर्कल और नजर आएंगे। हाफ सर्कल का मतलब है ये छोटा सा चाप है, पूरा बनाओगे तो इधर से पूरा बनेगा, ठीक है? ठीक है ना? इस तरह के क्लियर है कहानी? अब सोचो, मैं तो 4-5 लाइन देख रहा हूं, उसी में इतने कॉम्प्लिकेट, इसमें बारीक बारीक लाइनें ऐसे बहुत सारी होती है, ऐसे भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना? तो आप करू में देखोगे तो एकदम ऐसे दिखेगा कि लाइनें ही लाइनें हैं बहुत सारी, कौन सी किसको दिखा रही है पता ही नहीं चलेगा, ठीक है? ठीक है, अब इसका कमाल क्या है, उस कमाल को देखेंगे अभी अपन। ओके, देखो, तो ये जो लाइनें हैं, ये जो मैंने ब्लैक पेन से बनाई है, ये डिफाइन करती है कांस्टेंट रिएक्टेंस सर्कल को। इसका मतलब क्या है कि अगर इस सर्कल पे मैं यहां से चलना शुरू करूंगा और चलते 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 अगर मैं यहां तक भी पहुंच जाऊंगा ना, तो इसका मतलब इस पे x की वैल्यू जो है ना वो इसके लिए फिक्स है, वो चेंज नहीं हो रही है। जैसे मान लो इसके लिए मैंने x की वैल्यू बोल दी कि यहां पे x की वैल्यू है मान लो 6, इसके लिए मैंने x की वैल्यू बोल दी, मान लो x की वैल्यू है यहां पे कितनी 2, यहां पे मैंने x की वैल्यू बोल दी, मान लो इसके लिए x की वैल्यू है 1, इसके लिए मैंने मान लो मैंने x की वैल्यू बोल दी, ये है आपकी मान लो 0.2। समझ गए? सेम फिंगर है कुछ इस तरीके से। यहां पे अगर आप बात करोगे तो इसके लिए x की वैल्यू मतलब 6 है, इसके लिए मतलब मैंने सेम पे ही बनाया है तो मतलब ये 2 है, इसके लिए यहां पे मान लो ये 1 है, इसके लिए मान लो ये कितना है 0.2 है। अब यहां पे आप लोग दो चीजों को और समझना। क्या चीज है? ये जो कर्व को जो मैंने हाफ आप में डिवाइड किया है, जो ऊपर वाला कर्व होता है ये पॉजिटिव वैल्यूज का होता है, जो नीचे वाला होता है ये नेगेटिव वैल्यूज को क्या करता है? डिफाइन करता है। जैसे आपका ऐसे ओरिएंटेशन होता है, सही है ना? जब आप ऐसे बनाते हो, ऐसे मान लो कोई सर्कल है तो ये आपका पॉजिटिव हाफ होता है। जैसे यहां कोई पॉइंट डिफाइन किया मान लो, तो ये सम पॉजिटिव वैल्यू, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, दोनों पॉजिटिव रहेंगे, यहाँ एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे नेगेटिव। समझ में है? तो ऊपर वाली वैल्यू पॉजिटिव दिखाएगी, नीचे वाली वैल्यू नेगेटिव को डिफाइन करती है। समझ में आ गई बात? ओके, अब देखो इसका मतलब ये x की वैल्यू यहाँ पे ये -6j को दिखा रहा है, ये -2 को दिखा रहा है, ये -1 को दिखा रहा है, ये -0.2 को दिखा रहा है। ओके, ये आपका पॉजिटिव +6 प्लस प्लस प्लस। अब आप प्लस और माइनस पे इतना मत जाओ, समझ में? आप इतना समझ लो कि ये सर्कल ऐसे घूम रहा है, ये सर्कल ऐसे घूम रहा है, दोनों की वैल्यू एक जैसी है। पॉजिटिव कब आएगा, नेगेटिव कब आएगा, वो आप ऑटोमेटिकली समझ जाओगे, उसकी आप टेंशन ना लो, ठीक है ना? आगे जब इंपीडेंस मैचिंग पढ़ेंगे ना तो इन सब पे ट्रेवल करना सिखा दूंगा मैं आपको कि कहां से ट्रेवल करके कैसे जाएंगे, कैसे बिहेवियर देखेंगे, सब समझ में आ जाएगा। क्लियर है? अब देखिए जरा, इसमें हम लोग इंपीडेंस को कैसे डिफाइन करते हैं। कांस्टेंट रेजिस्टेंस समझ में आ गया, कांस्टेंट रिएक्टेंस समझ में आ गया। अब सोचो, मान लो एक कोई लोड इंपीडेंस दे रखा है आपको, समथिंग कुछ भी, उस लोड इंपीडेंस से आप लोगों ने निकाला नॉर्मलाइज लोड इंपीडेंस। कैसे निकालोगे? लोड इंपीडेंस को डिवाइड करोगे Z0 से। अब मान लो कोई नॉर्मलाइज लोड इंपीडेंस की वैल्यू आ गई, मान लो समथिंग कुछ R प्लस जे ऑफ एक्स है,
अब इसको आप डिफाइन करना चाहते हो किसके ऊपर, इस स्मिथ चार्ट के ऊपर, ठीक है ना। ऐसे कोई पॉइंट ले लेते हैं जो अपने पास डिफाइन हो, मान लो आर की वैल्यू 2 डिफाइन है, ठीक है। मान लो एग्जांपल ले लिया मैंने, मान लो आर की वैल्यू 2 है, जे की वैल्यू मान लो कुछ भी ले लो 0.6 है, मान लो जे 6 है, तो 2 प्लस जे 6 को मुझे क्या करना है, डिफाइन करना है कि कौन सी जगह पे होगा। तो कैसे डिफाइन करूंगा, सोचो, ये आर की वैल्यू 2 कौन सा सर्कल है, ये वाला है, देखो ये रहा, ये 2 वाला सर्कल है, रेड पेन वाला, सही है। तो ये आर की वैल्यू होगी, एक्स की वैल्यू कहां पे है, 6 पे है, 6 कौन सा है, ये वाला है। तो ये दोनों एक दूसरे को कहां कट कर रहे हैं, यहां कट कर रहे हैं, ठीक है ना। मतलब दिस जेड ऑफ एल, ये जो होगा वो स्मिथ चार्ट में यहां लोकेट कर रहा है। अगर ये होता 2 माइनस J6 होता, तो ये 2 हो गया ये वाला सर्कल, माइनस J6 हो गया ये वाला, मतलब ये यहां लोकेट करता। समझ में आ गया। अब आप ये बोलोगे सर आपने J की वैल्यू तो प्लस और माइनस डिफाइन कर रखी है, R की वैल्यू 2 हो सकती है, -2 नहीं हो सकती क्या? बेटा ये रेजिस्टेंस है, क्या रेजिस्टेंस की वैल्यू प्रैक्टिकल लाइफ में कभी नेगेटिव होती है? नहीं होती है। रिएक्टेंस की हो सकती है, बिकॉज एक इंडक्टेंस होता है हमारे पास, एक कैपेसिटेंस होता है, सही है। अगर इंडक्टिव फिनोमिना है तो पॉजिटिव आएगा, कैपेसिटिव फिनोमिना है तो मतलब माइनस में आएगा। समझ में आ गया। तो ये वैल्यूज अलग अलग हो सकती है। तो जैसे डिफाइन करो, तो जैसे आपने इंपेडेंस को डिफाइन किया तो ये डिफाइन हो गया, एक पॉइंट यहां आ गया, एक पॉइंट यहां आ गया। बताओ आया कि नहीं आया? अरे परफेक्ट है कि नहीं है? बिल्कुल सही है ना। तो पहले डिफाइन करना सीख जाओ। जैसे मान लो मैंने और भी कोई वैल्यू लिख दी, मान लो जेड ऑफ एल की वैल्यू मैंने लिख दी, मान लो 1 प्लस J.2 लिख दिया मैंने, ठीक है ना। और दूसरा लिख दिया मान लो मैंने 1 प्लस J.3 लिख दिया, मान लो मैंने 0.3 भी डिफाइन कर रखा है ना, नहीं कर रखा, कोई बात नहीं। 1 प्लस J1 कर ले, 1 प्लस J कर देते हैं या 1 माइनस J कर देते हैं, ठीक है ना। आगे इनको डिफाइन करो, बड़ा सिंपल है। देखो J की वैल्यू, ये आपका कांस्टेंट रेजिस्टेंस हो गया 1 वाला, J की वैल्यू है 0.2, 0.2 कहां है बेटा, ये रहा। कहां कट कर रहे हैं एक दूसरे को, यहां कट कर रहे हैं, ये देखो ये वाला पॉइंट डिफाइन हो गया, हुआ ना, मतलब ये लोकेट कर रहा है यहां पे, समझ गए। इसको डिफाइन करोगे तो 1 माइनस J, ये 1 हो गया, ये माइनस J का कर्व ये है, माइनस J का मतलब है -1, ठीक है ना। तो ये एक दूसरे को कहां कट कर रहे हैं, देखो यहां कट कर रहे हैं, देखो, तो ये वाला इंपेडेंस डिफाइन हो गया। समझ में आ गया। सेकंड थिंग, अगर मान लो मैं लिखूं कि रिएक्टेंस की वैल्यू 0 हो, x J ऑफ x इक्वल टू 0, तो उसका कर्व क्या होगा? तो बेटा कोई पॉइंट, अब भाई एक बात बताओ, जैसे मैंने बोला कि सर्कल है मेरे पास, सर्कल की वैल्यू मान लो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो आप एक सर्कल बनाओगे, ठीक है ना, रेडियस के टाइम में। अगर वैल्यू ही 0 है काई का सर्कल, फिर तो सर्कल बनेगा ही नहीं, सही बात है। तो सर्कल नहीं बनोगा तो क्या रहेगा? देखो अगर आप इस पॉइंट को डिफाइन करो, अगर आप इस लाइन को डिफाइन करो, ये वाली लाइन जो मैंने बीच बीच में खींची है, देखो ये वाली लाइन, अगर आप इस लाइन को डिफाइन करो तो यहां पे क्या कभी कोई रिएक्टेंस का कर्व कभी यहां पे कट कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। तो ये जो लाइन, ये जो मैंने लाइन खींची है, इस लाइन पे x की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 0 होती है। मतलब ये जो लाइन है ये डिफाइन करती है किसको? प्योरली रेजिस्टिव को। किसको बेटा? ये पॉइंट बहुत आगे काम आएंगे, ध्यान रखना। ये जो मिड वाली लाइन होती है ये प्योरली रेजिस्टिव को डिफाइन करती है, मतलब यहां पे कोई इंडक्टिव या कैपेसिटिव फिनोमिना बिल्कुल भी नहीं होता है। कहानी समझ में आई है? ये हमेशा इस तरीके के फैक्टर को डिफाइन करती है। अब यहां पे एक चीज और है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो। मैंने आपको एक बात बोली कि जब आपने आउटर सर्कल बनाया तो आउटर सर्कल का आप लोगों ने सेंटर चूज किया, ये 1 वाला। कौन सा? 1 वाला। आप बोलोगे सर आउटर सर्कल का सेंटर 1 ही क्यों लिया, 2 क्यों नहीं लिया, 3 क्यों नहीं लिया, 4 क्यों नहीं लिया? सही बात है, अलग अलग क्यों लिया? तो मैंने एक बात बोली थी कि स्मिथ चार्ट के सेंटर को, स्मिथ चार्ट के सेंटर को सेंटर मान के अगर आपने एक सर्कल डिफाइन किया तो वो सेंटर वो होगा जहां पे आपका रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट 0 होगा। सही है ना? तो इन सब में अगर मैं देखूं, ये जितने भी पॉइंट डिफाइन किए हैं, अगर मैं इनमें देखूं कि रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट 0 कहां पे है, तो उसको जरा नोट डाउन करते हैं। देखो जरा, अगर मान लो मैं इसको हटा दूं, ठीक है ना, एक एक पॉइंट को थोड़ा क्लियरली तरीके से समझना, ठीक है ना? ओके। अगर मैं बात करूं किसकी? रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की बेटा, तो दिस इज माय रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। ये कुछ ऐसा था कि लोड का इंपेडेंस माइनस दैट्स माय Z0, ये हो गया मेरा Z ऑफ L, और ये था प्लस ऑफ Z0, कुछ ऐसा ही था। देखो ऊपर से भी Z0 कॉमन लो, नीचे से भी Z0 कॉमन लो। अगर आप कॉमन लोगे तो ये आपको कुछ ऐसा मिलेगा, Z ऑफ L डिवाइड बाई Z ऑफ 0 माइनस 1 डिवाइड बाई Z ऑफ L प्लस डिवाइड बाई Z0 प्लस ऑफ 1, कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा।
क्या जेड ऑफ एल डिवाइड बाई जेड जीरो, इससे हमने नॉर्मलाइज इंपेडेंस को डिफाइन किया था, परफेक्ट है। ओके, तो मैं इसको रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट को क्या ऐसा लिख सकता हूं क्या बेटा, ऐसा लिख सकता हूं, सही बात है। अब मैं क्या चाहता हूं भाई, हम लोगों ने स्मिथ चार्ट में ये जो डिफाइन कर रखा है, ठीक है ना, ये जो डिफाइन कर रखा है वो स्मिथ चार्ट में क्या डिफाइन कर रखा है, नॉर्मलाइज। और इसका रीजन मैंने आप लोगों को बता दिया था कि क्यों डिफाइन कर रखा है, बिकॉज जेड की वैल्यू तो काफी ज्यादा हाई हो सकती है। अब ऐसे कर्व बनाऊंगा तो 150 ओम वाला कर्व कहां बनाऊंगा, नहीं बना पाऊंगा, तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया था, नॉर्मलाइज इंपेडेंस को डिफाइन किया था, परफेक्ट है। इसको मैं कर्व में बना सकता हूं, देखो बना के देखा है, बन रहा है परफेक्ट तरीके से, मतलब बिल्कुल सही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है ना। अब मुझे वो पॉइंट ढूंढना है, मुझे वो वाला पॉइंट ढूंढना है जहां पे रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट जीरो हो जाए, मतलब इसकी वैल्यू को अगर मुझे जीरो करना है तो जेड ऑफ एल की वैल्यू क्या होनी चाहिए बेटा, 1 होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, 1 - 1 जीरो डिफाइन होगा ना, बिल्कुल। तो सर उसके लिए आप लोगों का नॉर्मलाइज इंपेडेंस की वैल्यू 1 होनी चाहिए, प्योरली 1, इमेजिनरी भी नहीं, प्योरली 1 होनी चाहिए। अब बताओ प्योर रेजिस्टिव पार्ट कौन सी लाइन डिफाइन करती है, ये वाली, इस वाली वैल्यू पे 1 वैल्यू कहां है, ये रही, समझ में आ गया। तो क्या ये वाला वो पॉइंट है जहां पे आपके सिस्टम में रिफ्लेक्शन बिल्कुल भी नहीं पाया जाएगा, समझ में आ गया। तो इसी पॉइंट को सर्कल मान के जब मैं पूरा सर्कल बनाऊंगा तो मैं क्या बोलूंगा कि सर यही वो पॉइंट है, यही वो पॉइंट है जहां पर मेरे सिस्टम में रिफ्लेक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। अब आप हमेशा एक चीज को ध्यान रख लो, आगे जितनी भी क्लास में मैं स्मिथ चार्ट की बात करूंगा, हमारा पर्पज क्या रहेगा, हमारा पर्पज ये रहेगा कि स्मिथ चार्ट में कोई भी पॉइंट कहीं भी डिफाइन हो, उस पॉइंट को खींच के मैं कहां लाने की कोशिश करूंगा, इस 1 के ऊपर लाने की कोशिश करूंगा। क्यों करूंगा, बिकॉज सर 1 ही वो पॉइंट है जहां पे मेरा रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू 0 है, मतलब मेरी रिफ्लेक्टेड पावर यहां पे कितनी है, 0 है। और बेटा हम यही तो चाहते हैं कि इनकमिंग जो पावर हो वो पूरी की पूरी लोड के पास पहुंच जाए, बिल्कुल भी रिफ्लेक्टेड नहीं हो, इसीलिए हम लोग करते हैं इंपेडेंस मैचिंग। क्या करते हैं, इंपेडेंस मैचिंग। तो इंपेडेंस, कोई भी इंपेडेंस कहीं भी होगा तो उसको हम मूव करा करा के कहां लेके आएंगे, इस 1 के पास लेके आएंगे बेटा। इस 1 के पास अगर आ गया तो मतलब हमारा इंपेडेंस मैचिंग हो चुका है। समझ में आई कहानी। तो ये समझ में आ गया कि ये इसका सेंटर है, ये समझ में आया ना कि ये इसका सेंटर है, बिकॉज सेंटर पे रिफ्लेक्शन 0 करना है हम लोगों को। तो यहां पे 2 कर्व आपको समझ में आए होंगे, कांस्टेंट रेजिस्टेंस, कांस्टेंट रिएक्टेंस एंड बिहेवियर इज लुकिंग लाइक एग्जैक्टली दिस फिनोमिना। कहानी क्लियर है या नहीं है, आई होप पूरी क्लियर रही होगी, सही बात है। अब इसमें मैं आप लोगों को कुछ इंटरेस्टिंग फैक्टर और बताता हूं, कुछ नई चीजें और बताता हूं। ये पूरा क्लियर हुआ ना, सबके क्लियर है, आगे चलें। ऐसा आप लोगों को कर्व देखने को मिला है, ये आपका स्मिथ चार्ट है, परफेक्ट, ओके। अब देखो इसमें कुछ नया नहीं है बेटा, पूरा का पूरा कर्व ऐसा ही है, ठीक है ना। अभी आप देखते जाओ, अब इससे मैं और भी कई सारी चीजें नई नई आपको फाइंड आउट करके बताऊंगा, देखो, ठीक है। तो भाई हम लोगों को पढ़ना है इंपेडेंस मैचिंग, रिफ्लेक्टेड पावर को करना है 0। चलो उसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। पहले एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ लेते हैं, छोटा सा पर मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो समझ में आ गया तो आगे की चीजें आप लोगों को और भी क्लियर हो जाएगी। क्या है, देखो हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था, दैट इज योर इनपुट इंपेडेंस। पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, याद करो, ठीक है भाई। अगर इनपुट इंपेडेंस का बिहेवियर हम स्मिथ चार्ट में समझ गए तो आगे की चीजें वैसे ही क्लियर हो जाएगी। क्या बिहेवियर था, समझो। हमारा बिहेवियर कुछ ऐसा था कि सर अगर मान लो यहां पे मेरा रखा हुआ है जनरेटर, ये जनरेटर है, ये यहां से शुरू हो चुकी है मेरी ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है ना, ट्रांसमिशन लाइन जिसका इंपेडेंस हम लेते हैं Z0 से, और यहां जाके मान लो ये लगा हुआ है, क्या, लोड लगा हुआ है। आई होप आप लोगों को ये क्लियरली दिख तो रहा ही होगा, ठीक है। दैट इज माई Z ऑफ L, ओके। अगर इसको मान लो इस ट्रांसमिशन लाइन की जो लंबाई है वो मान लो यहां से यहां तक लेके कोई L लंबाई की ट्रांसमिशन लाइन है ना। अब मैं कहां पे, जनरेटर पे कैलकुलेशन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। ये लोड है यहां पे, तो जनरेटर वाले बैठ के जो कैलकुलेशन कर रहे हैं, जब जनरेटर यहां से इंपेडेंस देखेगा तो जो इसे इंपेडेंस दिखाई देता है
उसी को हम लोग इनपुट इंपेडेंस, या मैंने इसको एक नाम और बोला था वेव इंपेडेंस, याद है कि नहीं है? इसी को हम लोग इनपुट इंपेडेंस या वेव इंपेडेंस बोलते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ भाई, इससे हमें क्या समझना है? इससे बेटा आपको एक चीज समझ में आएगी। क्या समझ में आएगा? ट्रेवलिंग ऑन दी ट्रांसमिशन लाइन। क्या मतलब है? मतलब ये है कि अगर मान लो आप यहां पे हो तो मतलब आप लोड के पास हो, आप यहां पे इंपेडेंस देखोगे तो मतलब किसी लंबाई पे देख रहे हो, यहां देख रहे हो तो किसी लंबाई पे देख रहे हो, यहां देख रहे हो तो किसी लंबाई पे देख रहे हो। सही बात है? मतलब अगर आपको यह समझ में आ गया स्मिथ चार्ट में, तो आपको यह पता लग जाएगा कि ट्रांसमिशन लाइन पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाते समय जब इंपेडेंस में जो चेंज होता है उसको हम बोलते हैं इनपुट इंपेडेंस। और अगर इस इनपुट इंपेडेंस का बिहेवियर हम स्मिथ चार्ट में समझ गए तो हम ट्रांसमिशन लाइन में आगे पीछे मूव करेंगे ना, तो हम स्मिथ चार्ट में भी आगे पीछे इधर उधर मूव कर सकते हैं कि लोड कैसे क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा। कहानी समझ में आई? क्लियर हुआ? अब समझिए, देखो तो इनपुट इंपेडेंस क्या होता है, तो फॉर्मूला क्या था, पहले फॉर्मूला से देख लेते हैं फिर स्मिथ चार्ट से समझेंगे। देखो तो इनपुट इंपेडेंस कुछ ऐसा था, दैट इज माई जेड नोट, ठीक है ना। ऊपर था आपका जेड ऑफ एल प्लस जेड नोट टेन ऑफ गामा ऑफ एल, बीटा ले लेते हैं, ठीक है ना, डायरेक्ट लॉसलेस मान लेते हैं ट्रांसमिशन लाइन को, ठीक है, या गामा लो तो गामा, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। ओके, दैट इज माई जेड ऑफ इनपुट, दैट्स माई जेड जीरो, जेड ऑफ एल प्लस जेड ऑफ जीरो टेन ऑफ बीटा एल डिवाइड बाई दैट्स माई जेड ऑफ जीरो प्लस जेड ऑफ एल टेन ऑफ बीटा एल, यहाँ जे भी था साथ में, ठीक है ना, लगा लेना लगाना हो तो, ओके, जे भी लगा लेना साथ में लगाना हो तो, ओके। कुछ ऐसा बिहेवियर था, परफेक्ट है इनपुट इंपेडेंस का, सही बात है। अब इसको इसमें कैसे ड्रॉ करूं, डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा। चलो एक काम करते हैं, थोड़ी सी बात, मैंने आपको एक बात बोला था जेड नोट की वैल्यू काफी ज्यादा हाई होती है, इनपुट इंपेडेंस बहुत ज्यादा हाई आएगा, 250, 300, 400, 500, सही बात है। उसको हम इसमें ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, तो हमने एक तरीका सीखा था, क्या तरीका, नॉर्मलाइज कर दो भाई इंपेडेंस को, छोटा हो जाएगा, ड्रॉ हो जाएगा आराम से, ठीक है ना। तो क्या करते हैं हम, जेड नोट से डिवाइड कर देते हैं, परफेक्ट है, ओके। तो इसको भी मैं नॉर्मलाइज कर लेता हूं, ये जेड ऑफ इनपुट, नॉर्मलाइज का मतलब मैं स्मॉल जेड से लिखूंगा, ठीक है ना। तो नॉर्मलाइज का मतलब हो गया कि ये मैं डिफाइन कर रहा हूं जेड ऑफ इनपुट डिवाइड बाई जेड जीरो को, जब इसको करूंगा तो ये पूरा का पूरा फॉर्मूला सेम बच जाएगा, जेड ऑफ एल जेड जीरो टेन ऑफ बीटा एल डिवाइड बाई जेड जीरो प्लस जेड ऑफ एल टेन ऑफ बीटा एल जे, क्लियर है ना। तो ये अब आपका क्या बन चुका है, फॉर्मूला बन चुका है, ठीक है, ओके। अब ये ऐसे हम लोगों को थोड़ा सा क्या होगा, समझ में नहीं आएगा, तो थोड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर डालते हैं इसमें और इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, परफेक्ट है, ओके। देखो बेटा, तो इसको थोड़ा बना रहने देते हैं क्योंकि दोबारा बनाएंगे तो लंबा चौड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। ये इधर से मिटा देता हूं मैं, ये इधर वाला बोर्ड आपको दिख रहा है, इधर यूज करके इधर यूज कर लेंगे, ओके। देखना, तो एक एग्जाम्पल ले रहा हूं बेटा, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, वो एग्जाम्पल आप समझ जाओगे तो कहानी क्लियर हो जाएगी, पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा कि सपोज दैट एक लोड है मेरे पास, इस लोड की वैल्यू आप लोग कुछ भी ले लीजिए, अंडरस्टैंड करना है, सिर्फ समझना है, ठीक है ना। तो अब मान लो इस लोड की वैल्यू है सपोज दैट लाइक योर 100 है, ठीक है ना, 100 ओम, कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है R प्लस जे एक्स, एक बार समझ लेते हैं फिर R प्लस जे एक्स भी लेके बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लो 100 ओम, जेड नोट की वैल्यू है, कुछ भी ले लेते हैं, मान लो 50 ओम ले लेते हैं, 200 ले लो, ठीक है, आपका जो भी मन हो, मान लो 0.2 बना रखा है क्या, हाँ बना रखा है, तो मान लो 200 ओम ले लेते हैं, 50, 200, आपको जो भी लेना हो, है ना, जस्ट अजम्पशन, एग्जाम्पल है, बस समझना है, तो कोई भी मैंने वैल्यू उठा ली है, ठीक है। तो ऐसा कुछ बिहेवियर दिखा मुझे। अब अगर इस बिहेवियर को मैं देखूंगा, ये लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन है, कितनी भी हो सकती है भाई, सही बात है भाई, ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई तो कुछ भी हो सकती है, सही है ना, ओके। यहां से मैं देखूंगा तो मुझे ये 100 दिख रहा है, यहां से मैं देखूंगा तो कुछ अलग वैल्यू दिखेगी। अब ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई सर क्या हो सकती है, मुझे नहीं पता भाई क्या हो सकती है, ठीक है ना, जो भी होगी आएगी अपने हिसाब से, ओके, परफेक्ट है। तो मान लो मैं कोई वैल्यू डिफाइन कर देता हूं, मान लो मैंने ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई के 2-4 एग्जांपल ले लेता हूं कि मान लो एक लंबाई मान ली मैंने कि सपोज दैट इट्स माई लैम्बडा बाई 8, सिंपल वाली ले रहा हूं पूरी की पूरी, दूसरी ले लेता हूं मैं लैम्बडा बाई 4, ठीक है ना, तीसरी ले लेता हूं मान लो मैं 3 लैम्बडा बाई 8, चौथी ले लेता हूं मैं मान लो लैम्बडा बाई 2, क्लियर है ना। 4 मैंने एग्जाम्पल लिए हैं, पहला एग्जाम्पल लैम्बडा बाई 2 लंबाई मानूंगा, दूसरी लैम्बडा बाई 4 मानूंगा, तीसरी 3 लैम्बडा बाई 4 मानूंगा, चौथी लैम्बडा बाई
2 मानूंगा। लेमड़ा से कंफ्यूज तो नहीं हो, वेवलेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन बेटा, ओके। जिसको नहीं पता है देख लेना, लेमड़ा जो होता है वो होता है c/f। c की वैल्यू आप जानते हो, स्पीड ऑफ द लाइट, एंड f जो भी फ्रीक्वेंसी आपको दी जाएगी, मान लो 50 दे दी, 100 दे दी, एग्जांपल के हिसाब से कुछ भी दी जा सकती है, पर इंडिया में 50 होती है, ठीक है, ओके। अब समझते हैं जरा, देखो पहला λ/8, जेड ऑफ इनपुट में डाल रहा हूं मैं, केस नंबर 1, समझना बेटा, ओके। तो इट्स माई λ/8, मतलब लंबाई ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन इज λ/8। यहां पे आ रहा है बीटा इंटू एल, क्या आ रहा है बेटा, बीटा इंटू एल आ रहा है, परफेक्ट है। अगर मैं बीटा इंटू एल देखूंगा तो बीटा क्या होता है, बीटा इंटू एल देखा, बीटा होता है 2π/λ, जानते हो ना अच्छे से। ये हो गया आपका λ/8, मतलब ये हो गया 2π/8। 2π कितना होता है, 360 डिग्री, डिवाइड बाई 8 करो, जरा करके देखो, 4 से काटोगे 9 बार कटेगा 90, ये कटेगा 2 बार, मतलब एंगल कितना आ रहा है 45 डिग्री। कितना बना बेटा, 45 डिग्री। समझिए, अगर 45 डिग्री बना तो अगर मैं इनपुट इंपेडेंस जेड ऑफ इन को अगर मैं डिफाइन करूं, किसको, जेड ऑफ इन को अगर मैं डिफाइन करूं तो क्या बनेगा, चेकआउट करो। जेड ऑफ इन क्या बना, देखो जेड ऑफ एल की वैल्यू है हमारे पास में 100 है, परफेक्ट है। जेड ऑफ 0 की वैल्यू है, मान लो मैंने 200 लिया, ये हो गया जे, ये हो गया tan ऑफ 45 डिग्री, परफेक्ट है। डिवाइड बाई नीचे बना Z0 मीन्स इट्स 200 प्लस 100 इट्स j tan ऑफ 45। अब बेटा tan 45 कितना होता है, 1 होता है, ओके। ऊपर से 100 कॉमन ले लेना, नीचे से भी ले लेना, कट जाएगा, ओके। तो यहां बचेगा 1 + 2 आयोटा, ये j, डिवाइड बाई नीचे भी बचेगा आपका 2 + 1 j, यही बचेगा। ये आया आपका जेड ऑफ इनपुट इंपेडेंस। चेकआउट करो भाई, क्लियर है, ओके, परफेक्ट है। इसको मैंने और भी कैलकुलेट किया, कैसे कैलकुलेट करते हैं याद है ना, नीचे वाली वैल्यू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके। कैसे करोगे इसको ऐसे करना, ऊपर मल्टीप्लाई करना 2 - j से, नीचे भी मल्टीप्लाई करना 2 - j से, डिफाइन करोगे क्या मिलेगा, जरा चेकआउट करो। ओके, बोर्ड ही काफी छोटा पड़ रहा है, ये बीच में कर्व आपने मिटा देना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं। देखो कितना मिल रहा है बेटा, इसको करोगे तो ये मिल जाएगा आपका, ऊपर वाला मिलेगा, रियल वैल्यू मिलेगी आपकी 2, ठीक है, माइनस जे है, 2j से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस में आएगा 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस में 2, ओके। इमेजिनरी वैल्यू एक मिलेगी 4j, 4, दूसरी वैल्यू मिलेगी -1, ठीक है। डिवाइड नीचे a + b, a - b, a² मीन्स 4, माइनस माइनस प्लस b² मीन्स 1, 2 और 2 4, 4 - 1 3, मतलब 4 - 3j डिवाइड बाई 5, यही मिलेगा। तो एक तो मिल रहा है आपको 4/5, इट मीन्स 0.8, एक बार को मिल रहा है -3/5, इट मीन्स 0.6j। ये मिल गया आपको जेड ऑफ इन, परफेक्ट है। 0.8 - j 0.6, ध्यान से समझना, चीजें ना अपने आप क्लियर हो जाएगी आपके, मुझे क्लियर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ओके। केस 1 हो गया, इसको हटा दूं, ओके। केस नंबर 2, ये वैल्यू याद रखना, ठीक है, लिख लो, नोट्स बनाते हुए चलना साथ के साथ में। केस नंबर 2, इफ माई लैम्बडा इज, कितना ले लिया बेटा, λ/8 ले लिया था। इफ इट्स λ/4 L, इट मीन्स माई बीटा इंटू एल कितना हो जाएगा भाई, λ/4 लिया था, λ/8 लिया था तो आपको मिला था 45, λ/4 लोगे तो आपको मिलेगा 90 डिग्री। अब तो डायरेक्ट लिख दूं, सही है ना। तो जेड ऑफ इनपुट इंपेडेंस यहीं से शुरू करते हैं सीधा, कितना मिलेगा, 100 कॉमन ले लोगे तो 1 + 2 है ना, j tan ऑफ 90 कितना होता है, tan ऑफ 90 कितना होता है, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी मिलेगा ये तो, ओके। तो इन्फिनिटी वाले का कैसे करते हैं हम लोग, tan ऑफ 90 को बाहर कॉमन ले लेंगे, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये बचेगा, ये बचेगा, ऊपर बचेगा 200j, नीचे बचेगा 100j, ऊपर बचेगा कितना 200j, नीचे बचेगा कितना 100j, इट मीन्स ये मिलेगा आपको 2, ठीक है। जेड ऑफ एल Z0, जेड ऑफ एल Z0, इट मीन्स ये आपको मिलेगा 2। ये कितना मिल रहा है जरा देखना, 0.664, 36 1, ओके।
जेड ऑफ इनपुट आपको कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 1 1 2, हाँ परफेक्ट है, जेड ऑफ इनपुट 2 मिल रहा है। ओके, केस नंबर 3, इफ माई एल इज 3 लैम्बडा बाई 8, ओके, तो इट्स बीटा इंटू एल, ये आपको मिलेगा 135, 145, 90, 135 डिग्री, ठीक है ना। ये कितना मिला था, 0.8 माइनस 0.6, जे 0.6 कितने पे मिला था, 45 पे, 90 पे मिला है इतना, ठीक है ना। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, बीटा की वैल्यू डालोगे, तो आपको जेड ऑफ इनपुट मिलेगा 0.8 प्लस जे 0.6, कैलकुलेट करके देख लेना, ठीक है ना। भाई 135 रखोगे, वहां पे आपको ऑटोमेटिकली प्लस मिलेगा, क्योंकि नीचे वाला ये माइनस में मिलेगा, ये माइनस में मिलेगा, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, कैलकुलेट करोगे प्लस प्लस वाले से कैलकुलेट करोगे नीचे, सही बात है ना। इससे मल्टीप्लाई करोगे, वैल्यू निकालोगे, आपको कुछ ऐसी मिलेगी। ये माइनस मिला था क्या, नहीं ये प्लस मिला था, ठीक है ना। 4 माइनस 1, थोड़ा डिफाइन करना है इसको जरा, 45, ठीक है ना। ये 1 प्लस 2 जे, 2 माइनस जे, 2 माइनस जे, 2 प्लस 1 जे, 2 प्लस 2, ओके, जे, इट्स 4 माइनस 1, तो करेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस इज हायर देन दिस वैल्यू, इट मीन्स इट्स नॉट रिफ्लेक्टेड, इट्स ऑल्सो ट्रांसमिट द वैल्यू, ठीक है। ओके, वैल्यू हम लोगों ने थोड़ा उल्टा ले लिया है, ये ज़्यादा ले ली है, ये कम ले ली है, ठीक है ना। उल्टी होनी चाहिए थी, ये ज़्यादा होनी चाहिए थी, ये कम होनी चाहिए थी, ओके। हाँ, इसको थोड़ा चेंज करो एक बार, ठीक है, इसको 200 करना, इसको 100 करो, ठीक है, वरना कर्व आपका उल्टा हो जाएगा। एक्चुअली स्मिथ चार्ट जो है वो प्रैक्टिकल लाइफ से बनाया हुआ है ना, ठीक है ना, तो कुछ चीजें प्रैक्टिकल की फॉलो करनी पड़ेगी, मतलब ये 200 है, ये 100 है ना, तो अब आपका परफेक्ट डिजाइन होगा। ये जरा चेक करके देखो, ये 200 है, 100 है, तो इसको 2 कर लेना, इसको 100 कर लेना, है ना, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इसको 100 करना, इसको 200 करना, तो ये आपको मिलेगा 2 प्लस 1, 2 प्लस आयोटा, और ये आपको मिलेगा 1 प्लस 2 आयोटा। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करो, तो इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 माइनस 2 आयोटा, एंड इट्स ऑल्सो ओवर 1 माइनस 2 आयोटा, परफेक्ट है। अब जरा मल्टीप्लाई करके देखना, इसको स्क्वायर करोगे, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 1 प्लस 4, परफेक्ट है। इसको करोगे 2, ठीक है ना, एंड जे माइनस 1, 2 प्लस 2, परफेक्ट है, प्लस जे का करोगे, एक जे मिलेगा, इसका करोगे, ये माइनस का 4 मिलेगा, है ना, तो ये उल्टा हो जाएगा, ये आपको मिलेगा 1 माइनस 4, ठीक है ना, एंगल गलत हो जाएगा वरना, ओके। अब सही है, -3.8 जे 0.6, हाँ अब सही है, ओके। जब आप इसको करोगे 135 के लिए, तो आपको ऐसा मिलेगा, ठीक है ना, 0.8 प्लस 0.86, यहाँ पे पॉजिटिव मिलेगा, यहाँ नेगेटिव मिलेगा इन ए सर्कुलर वे, ओके। प्रैक्टिकल वैल्यूज ये हायर होती है, ये लोअर होती है, तो दैट्स व्हाई आई डिफाइन इट लाइक दिस, क्लियर है, अरे सही है ना, ओके। अब देखो, तो ये बिहेवियर आपको कुछ इस तरह का मिल रहा है। अगर आप एक और केस में ले लेता हूं, अगर मैं इसको डिफाइन करता हूं, इसको हटाता हूं, ठीक है, ओके, ठीक है, 1 2 3 एंड केस नंबर 4, when length of the line is lambda by 2, ठीक है ना, देन बीटा ऑफ एल कितना मिल जाएगा, इट्स 180 डिग्री, करके देख लेना। लैम्बडा बाई 2, उसका लैम्बडा बाई 4 का 90 था, तो ये डबल हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। तो यू कैन से कि जेड ऑफ इनपुट कितना मिलेगा बेटा, दिस इज ओवर 100 और 200, जेड ऑफ 0 प्लस जेड ऑफ एल, जेड ऑफ एल प्लस जेड ऑफ 0, इट्स 200 प्लस 100, ठीक है ना, या डायरेक्ट लिख लो, इट्स 2 प्लस 1, 100 भी कॉमन ले लो, तो इट्स 2 प्लस आयोटा tan ऑफ 180 डिग्री, डिफाइन बाई इट्स 1 प्लस 2 आयोटा tan ऑफ 180 डिग्री। tan ऑफ 180 डिग्री कितना होता है, 0 होता है, ये कितना होता है 0, ये कितना हो गया 0, ये भी 0, ये भी 0, 2/1 कितना मिलेगा 2, तो जेड ऑफ इम्पिडेंस मतलब आपका नॉर्मलाइज इम्पिडेंस जो है वो आपको कितना मिला है 2 मिला है। अब
ये जो मैंने कैलकुलेशंस इतनी देर से हम कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? समझ आई बात? ये क्यों कर रहे हैं? छोटी छोटी जगह ढूंढ ढूंढ के ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो अब समझते हैं कि क्यों कर रहे थे। अब समझो भाई, मैं बैठा हूं यहां पे और मेरे पास इंपेडेंस है 200। कितना है? 200। अब मुझे यहां से आगे चलते हुए किसी लाइन पे, किसी पॉइंट पे जाके मुझे इंपेडेंस देखना है, और उसको ही हम बोलते हैं क्या? इनपुट इंपेडेंस। मतलब हम चल रहे हैं इधर से इधर, मतलब हम चल रहे हैं लोड टू सोर्स। कहां चल रहे हैं? लोड से सोर्स की तरफ चल रहे हैं। समझ के बात? कहां चल रहे हैं? लोड से सोर्स की तरफ, आगे की तरफ मूव कर रहे हैं ना भाई लोड से। परफेक्ट है। अब मैंने लंबाई के कुछ मोटे मोटे एग्जांपल लिए हैं। मान लो मैंने बोला कि यहां से मैं चल के गया, कितना चल के गया? λ/8 पे चल के गया, λ/4 पे, 3 λ/2 पे, λ/2 पे। अब आप ये कंफ्यूज मत होना कि सर λ/8 क्यों लिया? बेटा लैम्बडा की कोई ना कोई वैल्यू रहेगी, सही बात है। जैसे मान लो 3000 किलोमीटर है तो 3000 डिवाइड बाई 8 कर दो। फ्रीक्वेंसी मान लो आपको ज्यादा दे दी, मेगा हर्ट्ज में दे दी, तो लंबाई कम आ जाएगी। तो उस हिसाब से अलग अलग मैंने 4 लंबाइयां ले ली है। ओके, कि मान लो मैं यहां से गया, पहले मैंने यहां देखा कि जेड इनपुट कितना है, फिर मैंने यहां देखा मान लो कितना है, फिर यहां देखा कितना है, फिर मैंने पूरा λ/2 पे देख लिया कि कितना है। तो मैं अलग अलग पॉइंट पे क्या कर रहा हूं? मूव कर रहा हूं। तो मैं ये समझना चाहता हूं कि अगर ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई अलग अलग रखी जाए, ठीक है ना, तो इंपीडेंस के बिहेवियर में क्या चेंज आता है? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो समझने के लिए मैंने 4 केस लिए। जब हमने पहला केस लिया तो हमें मिला इतना मिला। अब सोचो ये कहां होगा? 0.8 माइनस j 0.6, रियल वैल्यू है 0.8, ये होता है 1 से कम है, मतलब यहां कहीं होगा, यहां पे कोई सर्कल पाया जाएगा, ठीक है ना। मैं इसको चेंज कर देता हूं, सपोज दैट ये जो मैंने 0.2 का बना रखा है ना, आप दूसरा बनाना पूरा सर्कल, ठीक है ना। हाँ, आप ड्राइंग करना, आपके पास तो मार्कर वगैरह होते ना, उनसे अच्छे से बनाना, ठीक है। मान लो इस सर्कल को मैं बोल देता हूं कि ये सर्कल है आपका, ये 0.3 का था, ओके, ये 0.2 का है, ओके। तो मान लो ये 0.2 वाला सर्कल है, इसको मैं बना देता हूं 0.8 वाला मान लेते हैं, ठीक है ना। इससे 2 1, ओके। तो ओके, इधर जाने पे वैल्यू घट रही थी बेटा, ओके। हाँ यार, आपका थोड़ा गलतियां हो जाती है ना, उनको आप देख लिया करो प्रिंटिंग मिस्टेक को। ये 2 वाला सर्कल था, ये 1 वाला था, तो ये वाला सर्कल जो रहेगा ना वो बड़ा वाला रहेगा, ये इससे छोटा वाला रहेगा, ठीक है ना। तो मान लो मैंने दोबारा एक करो बनाया, मान लो सारे, ये 2 वाला है, ये 1 वाला है, इस वाले को मान लो, इस वाले को मैं नाम दे देता हूँ कि ये आपका 0.8 वाला है, ठीक है। इसको मैंने 0.2 का बोल रखा था, कोई बात नहीं, ठीक है। ये मान लो आपका 0.8 वाला सर्कल है, ओके। एक बनाना है आपको 0.6 वाला। 0.6 वाला कौन सा होगा बताओ? ये 1 वाला यहाँ पे है, 0.2 इधर है, इधर जाने पे वैल्यू घट रही है, तो इसके इधर वाला रहने वाला है, ठीक है ना। अब एक और बनाऊंगा बीच में तो फिर काटा फांसी सी हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसी सर्कल को मैं बोल देता हूँ कि ये मान लो आपका 0.6 वाला है, ठीक है। इसी सर्कल को मैं बोल देता हूँ कि मान लो ये आपका कौन सा है? 0.6 वाला है, चलेगा, ठीक है ना। ये सारे जो हाईलाइटेड पॉइंट है ये समझ चुके हैं हम लोग पहले, तो इनको हटा दो, ठीक है, इनको हटा दो। ये पहले का समझने के लिए बनाए थे, इनको हटा दो, अभी इनसे कोई काम नहीं है। अब दूसरे हाईलाइटेड पॉइंट लगेंगे, ठीक है ना। इसको 2 बार ना बनाना पड़े इसलिए मैंने मिटाया नहीं था, ठीक है, ओके। अब देखो पहले पॉइंट को मैं बनाना चाहता हूं कि कहां पे होगा? 0.8 माइनस j 0.6, 0.8 कहां पे है? 0.8 ये रहा, माइनस j 0.6 ये रहा, यहां पे रहा, मतलब ये हाईलाइटेड पॉइंट हो गया ये वाला। कर्व पे ये इंपेडेंस यहां दिखेगा, सही है, ब्लैक रेड दोनों अलग दिख गया, ओके। दूसरा पॉइंट ये हो गया λ/4 का। ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है कौन सा बेटा? λ/8 वाला, स्टार्टिंग वाला। फिर λ/4 पे गए तो हमें मिला 2, परफेक्ट 2, ठीक है ना। अब परफेक्ट 2 कहां पे है भाई? मान लो, ओके, दिस योर इमेजिनरी पोर्शन ऑफ 2, ओके, 1 सेकेंड, ठीक है ना, ओके। ये मिला है आपको 2 वाला कौन सी जगह पे है? 2 वाला अपन ने बनाया नहीं, ओके, ये रहा 2, ठीक है, ओके, ये रहा 2, ठीक है, ओके, λ/4 2। इसको मैंने डिफाइन किया तो ये मिला आपको 0.8 प्लस j 0.6, इट्स 0.8 प्लस j 0.6 यहां पे मिल रहा है। अगला वाला मैंने डिफाइन किया, ये मिला मुझे 2 पे, ये फिर से यहां मिल रहा है, ठीक है। तो इसमें एक पॉइंट जो है वो आपका परफेक्ट डिफाइन नहीं हुआ है। वो कौन सा डिफाइन नहीं हुआ है? वो एक कोई सा पॉइंट मिसिंग है, जरा ध्यान से समझिए। ये पॉइंट में कोई गलती नहीं थी, 2 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा,
परफेक्ट है। ओके, ये वाला पॉइंट यहां पे अपन ने प्रीवियस वाली वैल्यू यूज में ली थी ना, सही है ना। यहां ऊपर ये 1 रहेगा, ये 2 रहेगा, तो ये उल्टा है ना, चेंज कर दी ना वैल्यू अपन ने, ठीक है। तो ये 100 है, ये 200 है, तो ये एक्चुअली 0.2 है, परफेक्ट है। 0.2 कहां पे है, ये रहा 0.2 यहां पे। तो 4 पॉइंट डिफाइन हुए हैं, ये लैम्बडा बाई 8 पे, ये वाला पॉइंट इनको मैं हटा देता हूं, ये वाला पॉइंट डिफाइन हुआ है लैम्बडा बाई 4 पे। ये वाला पॉइंट जो है ये डिफाइन हुआ है आपका लैम्बडा बाई या 3 लैम्बडा बाई 8 पे। ये वाला जो पॉइंट डिफाइन हुआ है आपका ये हुआ है आपका लैम्बडा बाई 2 पे। समझ गए? 4 पॉइंट लिए अलग अलग लंबाई पे, ये वाला। अब बताइए इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है, पता है क्या इंटरेस्टिंग फैक्टर है? समझना आप चीजों को ध्यान से। देखो, अगर मैं स्मिथ चार्ट का सेंटर देखूं, सेंटर है मेरा ये वाला, समझ में आई कहानी? सेंटर है मेरा ये वाला 1, यही था सेंटर। अगर मैं इस 1 से अगर इस 2 की डिस्टेंस देखूं, इस 1 से इस 2 की डिस्टेंस बताओ कितनी है? 1 है, ठीक है। पहले पॉइंट को ले लेते हैं, मान लो सबसे पहले ये वाला ले लिया, जेड ऑफ इनपुट। अगर इस 1 से अगर मैं इसकी डिस्टेंस देखूं, अगर मैं इस 1 से अगर मैं इसकी डिस्टेंस देखूं तो मुझे कितनी मिल रही है? ठीक है ना, ये 0.2 था बेटा, ये 0.2 था, ये 2 था। ओके, परफेक्ट है, सही बात है। ओके, तो अगर मैं यहां पे देखूं, अगर मैं इस सेंटर से इन सबको अगर मैं क्या करूं, विजुलाइज करूं, तो यहां पे जो फैक्टर्स है ना वो अलग अलग टाइप के फैक्टर्स है। किस तरीके से समझिए भाई, अगर मैंने इसको देखा तो ये मुझे मिलेगा यहां पे, ये मुझे मिलेगा यहां पे, ये मिल रहा है यहां पे, ये मिल रहा है यहां पे।